ये बल की परिभाषा, बल किसे कहते हैं? बल वह वाय कारक है बल वह वाय कारक है जो विरामावस्था से गति अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? बल कहते हैं। बल वह वाय कारक है जो विरामावस्था से गति अवस्था में, ठीक है, गति अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है, उसे बल कहते हैं। बल का मतलब ये हुआ कि बल लगाने से किसी भी वस्तु की स्थिति में हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कोई भी मान लेते हैं ये दीवार है, अगर बल लगाएंगे, अगर अधिक बल लगाएंगे तो ये दीवार गिर जाएगी, जिसके कारण इसकी स्थिति में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। उसे हम लोग क्या कहते हैं? बल कहते हैं। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक, बल बराबर क्या होता है? देखो यहाँ पे m इंटू ए होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। F इज इक्वल टू क्या होता है? m इंटू ए होता है, ठीक है। बल का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है, और इसका मात्रक होता है किग्रा, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे 1 न्यूटन बराबर 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 1 किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बल एक सदिश राशि है। बल एक कौन सी राशि है? सदिश राशि है। बस हमको इतना ध्यान देना है बल के विषय में, ठीक है। बल हमेशा जो है कि बल लगाने से उसमें जो है कि या तो विस्थापन उत्पन्न हो, विस्थापन का मतलब या तो हम उसको बल लगाएंगे तो उसकी स्थिति में क्या होता है? परिवर्तन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बल कहते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो पूरा डिटेल। इसमें सबसे पहले हम लोग ये बताएं कार्य किसे कहते हैं। कार्य किसे कहते हैं? कार्य का मतलब ये होता है कि जब किसी वस्तु पर यदि वाह बल लगाते हैं तो बल की दिशा में क्या होता है? उसका विस्थापन होता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? कार्य कहते हैं। अगर अगर बल लगाने से विस्थापन नहीं होता है तो क्या कहोगे? कार्य हमारा वहां पे क्या हुआ? जीरो, अर्थात कार्य वहां पे हुआ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे इसे? जैसे बाय द मान लीजिए सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट पे मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो इसके कंडीशन में चेंजिंग नहीं हुआ, अर्थात ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं आया, ठीक है। तो जब नहीं आया, वस्तु यहीं पर है, तो क्या कहोगे? कार्य हमारा यहाँ पे क्या हुआ? जीरो हुआ। अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला गया तो इनके बीच का डिस्टेंस हुआ कुछ, तो इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट, अर्थात इसको हम लोग विस्थापन कहते हैं। विस्थापन मैटर समझ में आ रहा है? जब हम किसी वस्तु पर यदि हम फोर्स लगाते हैं तो वस्तु में विस्थापन उत्पन्न हो तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? कार्य कहते हैं। ये समझ में आया सबको? तो कार्य का डिफिनेशन सबको समझ में आ गया होगा कि कार्य में क्या होता है? नेसेसरी रूप से हमारा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कार्य कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना, यदि किसी वस्तु पर बल लगाने से बल की दिशा में विस्थापन हो, कहने का मतलब ये चीज है कि बल इस दिशा में लगा रहे तो विस्थापन भी इसी दिशा में होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कार्य कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख लो, किसी वस्तु पर
किसी वस्तु पर बल लगाने से बल की दिशा में विस्थापन हो, इस क्रिया को कार्य कहते हैं। ठीक है, कार्य को W से प्रदर्शित कार्य को किससे W से प्रदर्शित करते हैं। कार्य को W से यदि बल F तथा विस्थापन S हो, तब W इज इक्वल टू F इंटू S। ठीक है, कार्य का मात्रक जूल। ठीक है, 1 जूल, अब यहाँ पे जूल लिखोगे, 1 जूल किसके बराबर होगा, 1 न्यूटन इंटू मीटर के बराबर होगा। अब इसे MKS सिस्टम में बदलोगे, MKS, तो यहाँ पे लिख सकते हो 1 जूल इज इक्वल टू 1 केजी या किग्रा, 1 किग्रा मीटर स्क्वायर बाई में कितना, सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, कार्य कौन सी राशि है, कार्य एक अदिश राशि है। ठीक है, कार्य कौन सी राशि है, अदिश राशि है। कोई दिक्कत, तो इसको नोट कर लो। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएंगे, इस पे आपके सवाल आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, कार्य का मात्रक, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू मीटर, और 1 जूल जो MKS सिस्टम में आपका ये होता है। कार्य कौन सी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से ज़्यादातर ये पूछे जा सकते हैं। अब ये पूछे जाएंगे कि जब किसी वस्तु पर यदि हम बल लगाते हैं, अगर बल की दिशा में क्या विस्थापन होता है, क्या होता है, तो क्या डायरेक्टली बताओगे, विस्थापन होता है। ठीक है, नोट कर लो इसे। इसमें देखो सबसे बड़ी बात है कि अदिश राशियाँ। ठीक है, अदिश राशियाँ किसे कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में क्या चीज़, स्केलर क्वांटिटीज़। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज़। और स्केलर क्वांटिटीज़ का मतलब ये हुआ कि इसमें केवल क्या होता है, परिणाम होता है, ओनली क्या होता है, परिणाम। ठीक है, इसमें दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं होती। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दिशा नहीं होती है, केवल परिणाम होता है। तो यहाँ पे ये लिख सकते हो कि वे भौतिक राशियाँ जिसे पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिणाम की आवश्यकता पड़ती है, दिशा की नहीं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, अदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो वे भौतिक राशियाँ जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल
परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। जैसे, या इनके लिख लो उदाहरण। उदाहरण में क्या होगा? जैसे हो गया लंबाई, दूरी, चाल, समय। लंबाई, दूरी, चाल, समय, कार्य, ऊर्जा, शक्ति। ठीक है, ऊर्जा, शक्ति, विभव, विभव हो गया, और विद्युत धारा, कार्य, लंबाई, दूरी, चाल, समय, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, विभव, विद्युत धारा और इत्यादि कर लो, इत्यादि। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें। अब इसमें से ये पूछ देगा कि ऊर्जा कौन सी राशि है? ऊर्जा कौन सी राशि? तो ऊर्जा कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ये पूछ देगा कि विद्युत धारा कौन सी राशि है? तो क्या बताओगे? अदिश राशि। विभव कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को ये देखना होगा, बस इसमें से ये क्वेश्चन जैसे पूछे जा सकते हैं, इसको नोट कर लो। ये हो गया सदिश राशियां, जिसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज में आप इसे ये कह सकते हैं कि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। परिमाण और दिशा क्या होता है? दोनों होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसमें, कि जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशियां कहते हैं। जैसे, या उदाहरण में लिख लो। उदाहरण में क्या होगा? विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग, भार, विद्युत क्षेत्र, बल, आघूर्ण आदि। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। विद्युत क्षेत्र, बल, आघूर्ण,
भार, ठीक है। विद्युत क्षेत्र, बल, आघूर्ण और भार याद कैसे करेंगे? कहने का मतलब कि विद्युत क्षेत्र आपका क्या होता है? विद्युत क्षेत्र एक कौन सी राशि है? वेक्टर क्वांटिटीज है। एंड मोमेंट ऑफ, ये मोमेंट कौन सी राशि है? मोमेंटम, ये भी आपका क्या वेक्टर क्वांटिटीज है। तो यहाँ पे लिख सकते हो इसमें, ये यहाँ पे ध्यान देना, ये वेग, ये भी वेग, ये भी वेग होगा, ये भी वेग होगा। तो वेग दोनों मिलकर कौन सी राशि हो जाएंगी? सदिश हो जाएंगी। क्योंकि देखो वेग इसमें भी होता है। त्वरण में क्या कहते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? द रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इसमें भी क्या होता है? समवेग, माने इसमें वेग है ना, इसमें भी वेग है, अर्थात वेग, वेग से समझ जाओगे कि इसमें क्या होता है? सदिश राशि है। इसमें देखो, इसमें भी त्वरण होता है, क्योंकि भार हमेशा वेट जो होता है W इज इक्वल टू mg के बराबर होता है। जी में भी क्या होता है? वेग होता है। जी में भी क्या होता है? वेग होता है। इसलिए कौन सी राशि कहलाती है? W इज इक्वल टू mg आपकी वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती है। समझ में आया सब मैटर? तो बस इतना ही है इसमें, इसको एकदम क्लियर कर जाओ, ठीक है। इसको नोट कर लो। अब जैसे ये गति है, गति किसे कहते हैं? गति का मतलब किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष चलने को हम लोग क्या कहते हैं? गति कहते हैं। गति का समीकरण क्या होता है? गति के तो काफी समीकरण होते हैं ना इसमें। जैसे 3 तो आपके मेन होते हैं। जैसे कह दिया जाए कि ऊपर से अगर किसी वस्तु को नीचे गिराया जाता है तो गति के समीकरण क्या हो सकते हैं? यदि हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो गति के समीकरण क्या हो सकते हैं? जब किसी वस्तु को एक विरामावस्था से गिराते हैं तो गति के समीकरण क्या हो सकते हैं? ठीक है। एक होता है ऋजुरेखीय गति। जैसे कहने का मतलब ये चीज़ होता है कि ट्रेन की जो गति कहलाती है वो ऋजुरेखीय गति कहलाती है। कहने ये ना होता है जो ट्रेनें चलती है कौन सी गति में चल रही है, बसें चल रही है कौन सी गति में चल रही हैं, सब ऋजुरेखीय गति होती है। ठीक है। अब वृत्तीय गति सभी लोग जानते हैं कि एक वृत्त की परिधि पर जो भी वस्तु चाहे जो भी चीज़ें चलती हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कौन सी गति कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है। मैटर समझ में आया सबको? तो हमारा बस ये कहने का मतलब कि गति के कई समीकरण होते हैं। अब जैसे यहाँ पे बताओ, अगर मैं ये कह दूं यहाँ पे पृथ्वी के तल पर जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 लिया गया है। पृथ्वी के तल पे सरफेस ऑन द अर्थ ही ना होता है। अगर मैं ये कहूँ कि अगर पृथ्वी के तल से नीचे जाने पर जी की वैल्यू क्या होती है? घटेगी या बढ़ेगी? क्या हो सकता है? सबसे मैक्सिमम जी की वैल्यू कहाँ पर होती है? स्मॉल जी, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटी एक्सेलरेशन, समुद्रीय तल पे होता है। वो माना गया, वो इसलिए माना गया क्योंकि वहाँ पे प्लेन टाइप होता है, इन होता है प्लेन टाइप होता है। जैसे हम वहाँ पे कहीं, अच्छे बताओ क्या, जैसे आप लोग जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे तो कुछ और प्लेन होगा, अभी कुछ दूर और जाओगे तो कहीं नीचे होगा, अप डाउन करके होगा। तो वहाँ पे कह सकते हो कि जी की वैल्यू क्या 9.8 होगा, कहीं 9 पॉइंट कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब कहीं कम होगा, कहीं अधिक होगा, कहीं कम होगा, कहीं अधिक होगा, यही नहीं हो सकता है। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि समुद्री तल पे जी की वैल्यू कितना लिया गया है? स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया गया है, यही नहीं लिया गया है, समुद्री तल पर ये माना गया। ठीक है, कंफर्म है। तो यहाँ पे 9.8 क्लियर हो गया। अगर ये कहा जाएगा कि जैसे पृथ्वी के तल से ऊपर की दिशा में फेंकने पर जी की वैल्यू कितनी होती है, तो क्या बताओगे? जी की वैल्यू में क्या इफेक्ट पड़ता है? तो जी की वैल्यू में इफेक्ट क्या होता है? डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होता है? डिक्रीज पॉइंट होता है, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज का मतलब कम होना। ठीक है, जी की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। अगर हम ऊपर से और नीचे की दिशा में फेंकेंगे तो जी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज नहीं, कहाँ तक बढ़ते रहेगा? 9.8 तक बढ़ते रहेगा। अब पृथ्वी तल के नीचे जाने पर जी की वैल्यू कितनी होती है? कम होती है। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी की वैल्यू कितनी होती है? कम होती है। कंफर्म हो गया? यही काम करना है। तो यहाँ पे मैटर समझ में आया सबको? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष
मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष चलने को गति कहते हैं। ठीक है, किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष चलने को क्या कहते हैं हम लोग? गति कहते हैं। कंफर्म है? अब यहाँ पे हमें एक पॉइंट यहाँ से ये निकलता है कि गति के समीकरण जैसे गति के समीकरण कितने हो सकते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। मतलब कहने का मतलब ये चीज होता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। मतलब गति के जो समीकरण होते हैं कितने होते हैं? 3 होते हैं। फर्स्ट कौन कौन से होंगे? फर्स्ट इसका इक्वेशन क्या हो सकता है? यहां पे लिख सकते हो गति के समीकरण। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, कितने हो सकते हैं? v इज इक्वल टू कितना होता है? u प्लस एटी। तो यहाँ पे एक आपको ये बताया गया है, इसमें gt लिख लो। गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत है ये, गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत गति के समीकरण। ठीक है, जी टी एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। हाँ बोलो। ये एस का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे कोई अगर मोशन, जैसे मोशन होता है वो एक लीनियर मोशन में होता है ना, तो उसके लिए वहाँ पे होता है रिजुरेखीय गति के लिए। जैसे मैंने बताया ट्रेन की गति हो गया, बस की गति हो गया। ये किसके लिए है? ये गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि ग्रेविटेशनल एरिया है ये कौन सी एरिया है? ग्रेविटेशनल एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो? इसमें यहाँ पे कितना हो जाएगा? v की वैल्यू की, इसको हम लोग क्या कहते हैं? v को हम लोग क्या कहेंगे? v इज इक्वल टू, v जो क्या होता है, इसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, उसको अंतिम वेग कहते हैं। अंतिम वेग, इसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, u को क्या कहते हैं? इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। इनिशियल होता है, इनिशियल वेलोसिटी। एंड g इज इक्वल टू क्या होता है? g इज इक्वल टू लिख लो इसमें गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय ग्रेविटी एक्सेलरेशन। ठीक है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन। एंड h इज इक्वल टू क्या होता है? हाइट। t इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो?
टाइम। ठीक है, यहां तक इसको पूरा नोट कर लो। अब यहाँ पे जो ये चीज़ें दिखाई दे रहे हैं इसमें कि किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकने पर गति के समीकरण, नीचे से ऊपर फेंकने। ठीक है, तो जब भी किसी वस्तु को अगर पृथ्वी तल से अगर हम ऊपर की दिशा में फेंकते हैं तो जी के मान में क्या इफेक्ट पड़ता है, जी की वैल्यू कितनी हो जाती है। यहाँ पे लिखोगे कि जी इज इक्वल टू माइनस जी रखने पर, गति के समीकरण वही होंगे पर g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जी, क्योंकि वहाँ पे g की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे हम किसी वस्तु को फेंकेंगे तो कुछ ऊंचाई जाकर फिर पुनः वापस क्या हो जाती है, लौट कर आती है ना। तो इसका मतलब कि g का मान क्या होता है, धीरे धीरे कम होते जाएगा, तब एक लास्ट पॉइंट इसका फाइनल पोजीशन ऐसा आएगा, वहाँ पे वेलोसिटी उसकी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। वहीं पे होता है क्या, रिटर्न टू बैक, रिटर्न टू क्या होता है, बैक, माने तुरंत वापस हो जाती है वहाँ से। ठीक है, और उस पॉइंट को वहाँ पे उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, दैट इज जीरो। वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो। क्लियर है ये। तो वहाँ पे क्या लिखोगे, फर्स्ट इक्वेशन कितना हो गया हमारा, b इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, बी इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, एंड सेकेंड पॉइंट h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच होता है। ठीक है, ये आपके इक्वेशन फाइंड हो गए, राइट। अब सेकंड इसमें क्या होता है, हमने नीचे से ऊपर होता है, अब यहां से हम लोग ये कहेंगे कि किसी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंकने पर गति के समीकरण। ठीक है, ऊपर से नीचे फेंकने पर गति के समीकरण क्या होंगे, वही जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस के फॉर्म में होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आएगा तो वो क्या होगा, इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज तो नहीं होगा। अरे ऊपर से आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जाती है, बढ़ती जाती है ना। तो वहाँ पे एसलेरेशन क्या हो सकता है, त्वरण क्या होगा, प्लस में आएगा। ठीक है, तो जस्ट आप इसे लिख सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन जो आप लोग को पहले लिखवाए थे हम, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एंड सेकेंड इज h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जब किसी वस्तु को, यहाँ पे थर्ड नेक्स्ट बताने जा रहा हूं इसमें, जब किसी वस्तु को ऊपर से विरामावस्था से गिराने पर, लिख लो ऐसे, जब किसी वस्तु को विरामावस्था से गिराने पर गति के समीकरण, जब किसी वस्तु को विरामावस्था से गिराने पर गति के समीकरण, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू जीरो, और सब क्या होंगे, g की वैल्यू भी कितनी होगी, प्लस के फॉर्म में होगा। तब आप इसे क्या लिखोगे, फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा आपका, फर्स्ट बनेगा, अगर u की वैल्यू जीरो है तो यहाँ पे u की वैल्यू जीरो रखोगे तो v इज इक्वल टू जी टी, और सेकंड क्या बनेगा आपका, u इज इक्वल टू जी टी, एंड सेकंड h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, एंड थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच। ये आपका हो जाएगा थ्री इक्वेशन। ठीक है, ये कंप्लीट कर लो, क्योंकि यहाँ पे देखो ज़्यादातर क्वेश्चन इन पे जो कि ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, इस पे ज़्यादातर आपका क्वेश्चन मतलब बनते हैं इस पे। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है।
विरामावस्था का नाम लेगा तो आपका कितना हो जाएगा 0। ठीक है, नोट कर लो।